डिड यू नो इंडिया होल्ड्स द अल्टीमेट यूथ एडवांटेज। हम दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, मतलब मीडियन एज सिर्फ 28 साल है। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। ये डेमोग्राफिक रियलिटी इट शुड बी अ सुपर पावर, है ना। हमारा टिकट टू बिकमिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर। इस मैसिव एडवांटेज को अक्सर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, एंड दैट्स कूल। बिल्कुल, लेकिन हियर्स द ट्विस्ट, द अनएक्सपेक्टेड टेंशन दोस्त। व्हाट इफ वो मिलियंस ऑफ यंग टैलेंटेड पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क जो उनके एस्पिरेशंस या स्किल्स से मैच करे। वो ह्यूज गैप, वो टेंशन बिटवीन द प्रॉमिस, द डेमोग्राफिक डिविडेंड, और एम्प्लॉयमेंट की एक्चुअल रियलिटी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना, अंडरस्टैंडिंग दिस चैलेंज इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर मैपिंग इंडियाज फ्यूचर पाथ। ओके, तो पहले टॉपिक से लोग करते हैं। वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रियलिटी ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। फिर वील मूव डायरेक्टली टू द डिस्ट्रप्टिव पोटेंशियल ऑफ एआई इन द लेबर मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, फॉलोइंग दैट हम डिस्कस करेंगे द राइजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कवर करेंगे क्रूशियल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और जरूरी लेबर रिफॉर्म्स, चीजें जैसे वेजेस और फॉर्मलाइजेशन। और फाइनली वी शिफ्ट गियर्स कंप्लीटली टू द सोशल सेक्टर। राइट। हम एनालाइज करेंगे पॉवर्टी मेजरमेंट, रिडक्शन ट्रेंड्स, इनइक्वालिटी, लुकिंग एट द जीनी कोएफिशिएंट और द क्रिटिकल नीड फॉर एन इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। तो चलो शुरू करते हैं ये डिटेल डिस्कशन। अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स एंड जॉबलेस ग्रोथ। Setting unemployment, chapter 12 and 13 focus. Types of unemployment and jobless growth. All right, first up, what is unemployment? Fundamentally, basically, it's when someone is willing and able to work, actively searching for a job, but just can't find one. Simple लगता है, लेकिन it's actually a mix of different issues. Structural, frictional, seasonal, सब हैं, समझे? Example, let's make structural unemployment concrete. Imagine a printing press worker. Digital economy में उनका skill obsolete हो गया है. They are willing to work, लेकिन market को उनकी skill की जरूरत नहीं. This mismatch due to occupational immobility is structural unemployment. सोच लो इसके बारे में. Content discussion. Introduction. Right. So unemployment isn't just one thing, it's complex. Understanding the types helps us see the real challenges. बिल्कुल. Background. और इंडिया की इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट को समझना डेमोग्राफिक डिविडेंड लेवरेज करने के लिए क्रिटिकल है। Core logic. Types. एग्जैक्टली और हम मेनली 3 टाइप्स देखते हैं। पहला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये लॉन्ग टर्म है, डीप मिसमैचेस के कारण, जैसे ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, स्किल्स आउटडेटेड, प्रिंटर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल इमोबिलिटी, पूरी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, या जियोग्राफिकल इमोबिलिटी, जॉब्स कहीं और चले गई, वर्कर जा नहीं सकता। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रिडिक्टेबल है, शॉर्ट टर्म जैसे एग्रीकल्चर या टूरिज्म में। और तीसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो अनअवॉइडेबल है, जॉब्स के बीच का टाइम लैग, लिंक्डइन जैसी चीजें हेल्प करती हैं पर ये हमेशा रहता है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, जॉबलेस ग्रोथ, और ये सब ले जाता है पैराडॉक्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ की तरफ। जीडीपी तो अच्छी बढ़ रही है पर जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अक्सर इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी से आती है, टेक, ऑटोमेशन, जरूरी नहीं कि हायरिंग से। सही कहा। कंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एंड इंडियाज प्रॉब्लम्स। तो एक की मैट्रिक है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। जीडीपी 1% बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ता है? इंडिया का काफी लो है, अराउंड 0.18 टू 0.2, मतलब 10% जीडीपी ग्रोथ से शायद सिर्फ 2% जॉब्स बढ़े। सिर्फ 2%। और एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस, ग्रेजुएट्स हैं पर जॉब रेडी नहीं, ये कोर प्रॉब्लम्स हैं। मीडियन एज 28, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो, राइजिंग एलएफपीआर 60%, डब्ल्यूपीआर 58% और डिक्लाइनिंग ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% यूजुअल स्टेटस के बावजूद बड़ा ट्रेंड शिफ्ट है, राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और डिक्लाइन इन रेगुलर सैलरी जॉब्स। विवेक देब्रॉय ने भी एनालाइज किया, जॉब ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर है पर जॉब क्वालिटी इशू है। एग्जैक्टली, क्वालिटी का इशू है। वेट अ मिनट, तो अगर ऑफिशियल यूई रेट सिर्फ 3.2% है तो जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अब बताओ कहाँ है हिडन प्रॉब्लम? एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो 3.2% में ना क्रूशियल चीजें छुपी हैं, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट, कम घंटे काम मिलना या स्किल से नीचे काम करना, डिस्करेज्ड वर्कर्स जिन्होंने ढूंढना ही छोड़ दिया, और सर्वाइवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटा ठेला लगाने वाला, एम्प्लॉयड तो है पर बस गुजारा चल रहा है। ये क्वालिटी जॉब्स की कमी को कैप्चर नहीं करता। ओके, लेट्स डू द मैथ अगेन। अगर जीडीपी 8% बढ़े और इलास्टिसिटी 0.2 रहे तो कितने जॉब्स क्रिएट हुए? समझे? सिंपल कैलकुलेशन, 8% जीडीपी ग्रोथ, 0.2 इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ओनली 1.6% जॉब ग्रोथ। बाकी 6.4% ग्रोथ प्रोडक्टिविटी से आई, नए हायर से नहीं। दिखाता है कि ग्रोथ कितनी जॉब रिच नहीं है। हमने राइजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो गुड वर्सेस बैड या सर्वाइवल बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? थोड़ा सोच लो इस पे। करना चाहता है, टेक यूज करता है, फॉर्मलाइज्ड होता है, दूसरों को हायर करता है, जैसे कोई ग्रोइंग आईटी फर्म। बैड या सर्वाइवल बेस्ड मार्जिनल होता है, बस जीने लायक कमाता है, अनपेड फैमिली लेबर यूज करता है और छोटे से शॉक में कोलैप्स हो जाता है। चिंता यह है कि रीसेंट राइज शायद ज्यादातर लैटर टाइप का है। ओके, वो वेल्डर का एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा वेल्डर कॉस्टली सिटी में जॉब के लिए नहीं जा सकता हाउसिंग कॉस्ट की वजह से। ये कौन सी पॉलिसी फेलियर है? प्राइमरीली ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी है, एक स्ट्रक्चरल इशू। पॉलिसी फेलियर्स मल्टीपल हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कमी हाई ग्रोथ एरियाज में, और इंडस्ट्रीज को वहां लाने में फेलियर जहां लेबर फोर्स है। ये लेबर मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी दोनों का फेलियर है। ओके, फाइनल चेक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस में मेन डिफरेंस क्या है? याद रखना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करता है उनको जो एक्टिवली फॉर्मल वर्क ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस रिफर करता है ग्रेजुएट्स में जरूरी स्किल्स की कमी को, भले ही डिग्री हो, जिससे वो अवेलेबल जॉब्स के लिए फिट नहीं होते। एक जॉब अवेलेबिलिटी सर्च की बात है, दूसरा स्किल रेलेवेंस की। Practice Q. Now pause and practice saying the fundamental difference between the unemployment rate and the employability crisis. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.2 और स्किल मिसमैच मेजर हर्डल्स हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रोक रहे हैं और जॉब क्वालिटी गिरा रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर जगह है। AI एंड लेबर मार्केट। हेडिंग AI एंड लेबर मार्केट, चैप्टर 13, द डुअल इम्पैक्ट
रिस्क्स, अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आर्ग्यूबली सबसे बड़ा डिसरप्टर है लेबर मार्केट का, शायद अब तक का। फंडामेंटली ये ह्यूमन मेंटल एफर्ट को कंप्यूटिंग पावर से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक मैसिव शिफ्ट लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर रहा है। बेसिकली एक मैसिव चेंज है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल। सोचो एक बड़ी लीगल फर्म का एआई अब हजारों डॉक्यूमेंट्स मिनट्स में रिव्यू कर सकता है। ये काम पहले बहुत से जूनियर लॉयर्स, पैरालीगल्स करते थे। ये है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वो एंट्री लेवल जॉब्स गायब हो जाती हैं। सोचो इसका इम्पैक्ट। कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। हाँ, एआई सिर्फ एक और टूल नहीं है, ये काम करने के तरीके को ही बदल रहा है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। बैकग्राउंड रिस्क डिस्प्लेसमेंट और IMFI जैसी ग्लोबल बॉडीज वार्न कर रही हैं सिग्निफिकेंट जॉब रिप्लेसमेंट रिस्क का, खासकर रूटीन सर्विस जॉब्स में। इससे डिस्प्लेस्ड वर्कर्स को इकोनॉमिक हार्डशिप हो सकता है और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। कोर लॉजिक अपॉर्चुनिटीज रीइंस्टेटमेंट। लेकिन एआई प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। एक डेवलपर एआई यूज करके शायद 3 का काम कर ले। ये है रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट, और ये बिल्कुल नए रोल्स भी क्रिएट करता है, जैसे एआई एथिसिस्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियर। फोकस ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ आर्टिफिशियल। एआई यूसेज को फ्लोर स्केल बनाना जरूरी हो गया है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, पॉलिसी रिस्पॉन्स, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। तो इस ट्रांजिशन को फेयरली मैनेज करने के लिए हमें प्रोएक्टिव पॉलिसीज चाहिए जो 3 पिलर्स पर बेस्ड हों। 1, इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस ताकि लोग एडजस्ट कर सकें। 2, इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशंस, रोबस्ट सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, रीट्रेनिंग ग्रांट्स। 3, स्टूवर्डिंग इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन हैंडल करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, बायस चेक करना और एआई मोनोपोलीज रोकना। कंक्लूजन, एआई चैलेंजेस। पर एआई अडॉप्शन में हर्डल्स भी हैं। टेक्निकल, एआई hallucinations, रिलायबिलिटी। एथिकल, बायस, अकाउंटेबिलिटी लॉस। इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप सप्लाई, डेटा सेंटर्स, डेटा क्लीनिंग और रिसोर्स, हाई इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कूलिंग नीड्स। अगर सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेशंस अफोर्ड कर पाई तो इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। इसलिए प्रोएक्टिव 3 पिलर पॉलिसी क्रूशल है, शेयर्ड बेनिफिट्स के लिए, ना कि मास डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही। अगर एआई एक बेसिक ऑपरेशनल स्किल बन रहा है, तो क्या एआई फ्लोर स्किल्स स्कूल्स में अभी से सिखाना चाहिए? क्या ये इमीडिएट करिकुलम क्राइसिस है? तुम क्या सोचते हो? यस, एब्सोल्युटली। ये इमीडिएट नीड है। बेसिक एआई लिटरेसी और एआई आउटपुट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिकुलम में जल्दी इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स किए गए थे। वेट करना ऑप्शन नहीं है। क्या तुम एआई बायस का कोई रियल वर्ल्ड हार्म एग्जांपल दे सकती हो? डेंजरस है ना? हाँ बिल्कुल। इमेजिन एक एआई जो लोन एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहा है और वो बायस्ड हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेंड है। वो अनफेयरली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है, भले ही वो करंट क्राइटेरिया मीट करते हो, सिर्फ इसलिए कि एल्गोरिदम ने हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न सीख लिया। दैट्स रियल हार्म। ये स्टूवर्डिंग इंस्टीट्यूशंस एआई मोनोपोली को कैसे रोक सकती हैं? बेसिकली फेयरनेस इंश्योर करना। स्ट्रॉन्ग एंटी ट्रस्ट एक्शन से, ओपन स्टैंडर्ड्स प्रमोट करके, ट्रेनिंग डेटा तक फेयर एक्सेस के रूल्स बनाकर। इससे प्लेइंग फील्ड लेवल होता है ताकि छोटे प्लेयर्स भी compete कर सकें और बेनिफिट्स डेमोक्रेटाइज हों। क्या इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब सेफ्टी नेट्स, मास एआई डिस्प्लेसमेंट हैंडल कर सकते हैं अगर वो जल्दी हो गया तो? समझ आ रहा है। वो क्रूशल क्वेश्चन है, टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, पर वो अकेले लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उनकी वायबिलिटी इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस की सक्सेस पर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से लोगों को रीस्किल कर पाते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट रीस्किलिंग से तेज हुआ तो फाइनेंशियल स्ट्रेन अनबेरेबल हो सकता है। तीनों पिलर्स को साथ काम करना होगा। एआई डेटा सेंटर्स की मैसिव एनर्जी डिमांड्स के लिए कौन सा स्पेसिफिक पॉलिसी लीप चाहिए? कूल ना? एक मैसिव शिफ्ट चाहिए टुवर्ड्स डेडिकेटेड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब लोकलाइज्ड रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर फार्म्स, ग्रीन हाइड्रोजन को स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिवाइज करना। सिर्फ एग्जिस्टिंग ग्रिड पर डिपेंड करना सस्टेनेबल नहीं है। Practice Q. Rehearse presenting the difference between the displacement effect and the reinstatement effect of AI. Mini recap. In short, AI demands a proactive, three-pronged policy enabling, ensuring, stewarding for augmented intelligence and shared benefits, not just displacement. चलो अब लेबर फोर्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करते हैं। Women in labor force. Heading: Women in Labor Force Rising, FLFPR, Barriers and the Push for Women Entrepreneurship. Let's talk Female Labor Force Participation Rate या FLFPR. ये मेजर करता है वर्किंग एज वुमेन को जो या तो एम्प्लॉयड है या एक्टिवली काम ढूंढ रही हैं। काफी सालों के स्टैग्नेशन के बाद ये रेट हाल ही में इंडिया में बढ़ रहा है, लगभग 41% तक पहुंच गया है, जो पोटेंशियली बहुत अच्छी खबर है। Example. हाँ, और इसका एक की ड्राइवर खासकर रूरल एरियाज में है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब आदमी काम के लिए शहरों में माइग्रेट करते हैं तो औरतें अक्सर खेत संभालती हैं या छोटे होम बेस्ड एंटरप्राइजेस शुरू करती हैं, सिलाई, फूड प्रोसेसिंग। ये इंक्रीज्ड रूरल एक्टिविटी ओवरऑल FLFPR को बूस्ट करती है। देखा ना ऐसा? Content discussion. Introduction. हाँ, ये बढ़ता FLPR अब 41%, 7 साल का ट्रेंड एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिग्नल है, मेनली रूरल एरिया से ड्रिवन। बैकग्राउंड ऑन ट्रेंड्स। ये राइज प्राइमरीली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में काम करने में है। लेकिन एक चिंता की बात है, रेगुलर सैलरीड जॉब्स में डिक्लाइन फॉर वुमेन, जो पार्टली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा है, जो पेंडेमिक में और बढ़ गया था। लगभग 70% मैरिड वुमेन किसी न किसी पेड या अनपेड वर्क में एंगेज्ड है। कोर लॉजिक, बैरियर। सिंगल सबसे बड़ा हर्डल जो औरतों को क्वालिटी हाई ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट से रोकता है वो है अनपेड केयर वर्क का बोझ, प्राइमरली चाइल्ड केयर लेकिन एल्डर केयर भी। ये औरतों को फ्लेक्सिबल लेकिन अक्सर लो पेइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेलता है या वर्कफोर्स से बाहर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप फोकस। सरकारी स्कीम्स मुद्रा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करना चाहती हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है मेल हेल्ड ओनरशिप। सिर्फ लगभग 22% MSMEs फॉर्मली वुमेन ओन्ड रजिस्टर्ड हैं, भले ही औरतें डे टू डे ऑपरेशंस चलाती हों। फॉर्मल कंट्रोल, एसेट्स, लोन्स अक्सर मेल हेड के पास रहता है। हिडन बैरियर है ये तो है। कंक्लूजन, नीड। तो FFPR का बढ़ना न्यूमेरिकली पॉजिटिव है, पर पार्टिसिपेशन की क्वालिटी की है।
पॉलिसीज को अनपेड केयर बैरियर तोड़ने और वुमेन लेड ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस जो स्केल कर सकें, इनोवेट कर सकें, जॉब्स क्रिएट कर सकें, को प्रमोट करने पर फोकस करना होगा। सिर्फ सर्वाइवल लेवल बिजनेसेस से आगे ट्रांजिशन जरूरी है। सैलरी जॉब्स अक्सर इंडिया में केयर स्ट्रक्चर के साथ इनकम्पैटिबल क्यों है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में? थोड़ा डिटेल में सोचो। क्योंकि सैलरी जॉब्स टिपिकली फिक्स्ड आवर्स और लोकेशन मांगती हैं। अनएक्सपेक्टेड केयर नीड्स जैसे बच्चा बीमार हो गया के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, और सोशल नॉर्म्स अक्सर डिक्टेट करते हैं कि औरतें ही ये इमरजेंसीज हैंडल करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भले ही प्रेकेरियस हो, वो क्रूशल फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि केयर ड्यूटीज के लिए काम रोका और बाद में रिज्यूम किया। ये बहुत सी औरतों को पोटेंशियली बेहतर सैलरी रोल से बाहर कर देता है। क्या ये बढ़ता FLFPR जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ड्रिवन है असली एम्पावरमेंट है या जरूरत मजबूरी? बताओ क्या लगता है। ये क्रिटिकल सवाल है। पार्टिसिपेशन पहला कदम है, लेकिन अगर ये मेनली लो अर्निंग इनफॉर्मल वर्क है तो एम्पावरमेंट इंपैक्ट लिमिटेड है। पॉलिसीज को इन एंटरप्राइजेस को एक्टिवली अपग्रेड करने में सपोर्ट करना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन, मार्केट एक्सेस, स्किल ट्रेनिंग के जरिए, ताकि वो सिक्योर इनकम दें, सिर्फ गुजारा ना चलाएं। एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप 5 मार्जिनल टेलरिंग बिजनेसेस से इकोनॉमिकली ज्यादा वैल्यूएबल क्यों हो सकता है? सिंपल लॉजिक है, स्केल और स्पिल ओवर इफेक्ट्स के कारण। एक ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइज ग्रो करना चाहता है, फॉर्मलाइज होता है, टैक्स देता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, इनोवेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करता है। इसका इकोनॉमी पर बड़ा पॉजिटिव रिपल इफेक्ट होता है, और ये सब्सिस्टेंस वर्क से ज्यादा डीपर एम्पावरमेंट देता है। लोन्स के अलावा कौन से सिस्टमैटिक पॉलिसी शिफ्ट्स अनपेड केयर बैरियर को तोड़ सकते हैं? डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट। इसके लिए टू प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। सप्लाई साइड, अफोर्डेबल एक्सेसिबल क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन साइड, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना, जैसे सीरियसली मैंडेटरी पैटर्निटी लीव इंप्लीमेंट करके, ताकि केयर रिस्पांसिबिलिटीज फैमिलीज में ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। स्कीम्स के बावजूद मेल ओनरशिप क्यों परसिस्ट करता है? सिर्फ 22% MSMEs वुमेन ओन्ड। अक्सर ये कैपेबिलिटी से ज्यादा स्ट्रक्चरल कंट्रोल की बात है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शायद अभी भी मेल हेड से डील करना प्रेफर करें, या ऐसी कोलैटरल मांगे जो अक्सर मर्द के नाम पर होती हैं। सोशल नेटवर्क्स मेल हेड्स को फेवर कर सकते हैं। ये औरत की बिजनेस स्केल करने की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, भले ही वो उसे चलाती हों। Practice Q. Practice explaining feminization of agriculture and its connection to the rising FLFPR. Mini recap. In short, FLFPR up, but true success needs breaking the unpaid care barrier and promoting growth-oriented women-led businesses. इसे कनेक्ट करते हैं जरूरी स्किल्स से। Skill development. Exactly. Skill development, addressing skill mismatch and building a resilient ecosystem. Okay? Skills. ये आर्ग्यूअबली सबसे क्रिटिकल वेरिएबल है इंडिया के डेमोग्राफिक डिवीजन को अनलॉक करने के लिए। हमारी वर्कफोर्स को आज की और कल की इकोनॉमी के लिए, खासकर AI के साथ सही मॉडर्न स्किल्स चाहिए। लेकिन अभी एक मैसिव स्किल मिसमैच है। समझे? Example. हाँ, वापस उस प्रिंटिंग प्रेस टेक्नीशियन पर आते हैं। जैसे मशीनरी ऑटोमेटेड होती है, उन्हें नई टेक के लिए रीट्रेनिंग चाहिए। वो गैप ही स्किल मिसमैच है। अडेप्टेशन एसेंशियल है। Content discussion. इंट्रोडक्शन। बिल्कुल. स्किल्स पॉपुलेशन नंबर्स और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के बीच का ब्रिज है, और करंट गैप बहुत बड़ा है। Background challenges. Scale तो staggering है। Shockingly, 90% इंडिया की वर्कफोर्स के पास सेकेंडरी एजुकेशन से कम है। लगभग 88% लो कॉम्पिटेंसी ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, और 65% के पास कोई फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। ये सिग्निफिकेंट लेबर मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है। बहुत सीरियस नंबर्स हैं ये। कोर लॉजिक, वे फॉरवर्ड। हमें एक रेजिलिएंट स्किल इकोसिस्टम बनाना होगा जो AI और डिजिटाइजेशन जैसे चेंजेस को अडेप्ट कर सके। एक की स्ट्रेटजी है अर्ली वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसा NEP 2020 एडवोकेट करता है। प्रैक्टिकल स्किल्स को स्कूलिंग में जल्दी इंटीग्रेट करना ताकि स्टिग्मा कम हो और ऑप्शंस मिले। स्टिग्मा तोड़ना है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट टियर्ड स्किल फ्रेमवर्क। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है। एक 3 लेयर्ड फ्रेमवर्क सोचो। 1. फाउंडेशनल स्किल्स, लिटरेसी, न्यूमरेसी, पर साथ ही डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और क्रूशली लर्नेबिलिटी। 2. इंटरमीडिएट स्किल्स, कोर वोकेशनल ट्रेड्स जो इकोनॉमी को चाहिए, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, EV टेक, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर सपोर्ट। 3. एडवांस स्किल्स, हाई एंड कैपेबिलिटीज जैसे AI डेवलपमेंट, डेटा साइंस, बायोटेक, R&D में। तीनों टीयर्स पर फोकस चाहिए। कंक्लूजन, इनिशिएटिव्स, एकेडमिक इंडस्ट्री गैप ब्रिज करना वाइटल है। PM इंटर्नशिप स्कीम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका एम है 1 crore यूथ, खासकर नॉन प्रोफेशनल डिग्री वाले को 12 मंथ पेड इंटर्नशिप देना। गवर्नमेंट बल्क 5,000 रुपीज स्टाइपेंड कवर करती है। ये वर्क बेस्ड लर्निंग प्रमोट करता है। अल्टीमेट गोल इंडिया को ग्लोबल टैलेंट हब बनाना भी है, जिसके लिए हमारे स्किल्स की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। स्किल्स डेफिसिट एड्रेस करना नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। ये जो लो एजुकेशन बेस है 90% सेकेंडरी, ये सिंपल डिजिटाइजेशन को अडेप्ट करने में कैसे लिमिट करता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, बेसिक डिजिटल इंटरफेसेस नेविगेट करना या एफिशिएंटली टाइप करना भी मुश्किल हो जाता है। ये लोगों को बहुत से फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, लॉजिस्टिक्स, रिटेल से बाहर कर देता है, जो अब ये बेसिक डिजिटल स्किल्स मांगते हैं। उन्हें लोअर वेज, लेस सिक्योर काम में फंसा देता है। इतनी बड़ी PM इंटर्नशिप स्कीम 1 crore टारगेट में क्वालिटी कैसे इंश्योर करें? सिर्फ पैसा देना काफी नहीं। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की है। कंपनीज के लिए क्लियर लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करना, सिर्फ घंटे ट्रैक करना नहीं। अच्छी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देने वाली फर्म्स को इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स, रिकॉग्निशन देना, और इंटर्न्स को चीप लेबर की तरह एक्सप्लॉइट करने वालों के लिए पेनल्टीज लगाना। क्वालिटी कंट्रोल क्रेडिबिलिटी के लिए क्रूशियल है। NEP अर्ली वोकेशनलाइजेशन पर क्यों जोर देता है? माइंडसेट चेंज करना है। प्राइमरीली डीस्टिग्मेटाइजेशन के लिए। स्किल्स को जल्दी इंटीग्रेट करने से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिखता है कि वोकेशनल पाथ्स वैल्यूएबल हैं, सिर्फ फॉल बैक नहीं। ये ज्यादा ऑप्शंस देता है, लर्निंग को हैंड्स ऑन बनाता है, और नॉन एकेडमिक करियर्स के अगेंस्ट बायस कम करता है। प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाता है। ग्लोबल टैलेंट हब बनने में सबसे कॉम्प्लेक्स हर्डल क्या है? क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी। सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट। एक इंडियन स्किल सर्टिफिकेट इंटरनेशनली ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होना चाहिए, जैसे जर्मनी या कनाडा में, बिना एक्स्ट्रा टेस्ट के।
इसके लिए गवर्नमेंट्स के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट्स और रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल चाहिए जो इंश्योर करे कि हमारे स्टैंडर्ड्स ग्लोबल बेंचमार्क्स मीट करते हैं। वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना की है। क्या पीएम इंटर्नशिप स्कीम का 5K स्टाइपेंड कॉस्टली सिटीज में पोअर स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर सकता है? सोचना पड़ेगा इस पे। हाँ, ये वैलिड कंसर्न है। एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। कंपनी टॉपअप्स अलाउ करना या इंटर्न्स को एक्सपेंसिव एरियाज में सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, ट्रैवल से लिंक करना। एक सिंगल स्टाइपेंड हर जगह काम नहीं करेगा शायद। Practice Q. Practice defining the 3-tiered skill framework: foundational, intermediate, and advanced skills. Mini recap. In short, addressing the vast skills deficit via early vocationalization, a tiered framework, and quality internships is key for the demographic dividend and global competition. ये हमें wages और work regulation पर लाता है। Wages and labor reforms. Heading: Wages and labor reforms. Wage stagnation, corporate profitability, and labor law formalization. चलो अब पैसे की बात करते हैं। वर्कर्स असल में क्या कमाते हैं? हमें नॉमिनल वेजेस जो कैश मिलता है और रियल वेजेस उस कैश से क्या खरीद सकते हैं में डिफरेंस करना होगा। चिंता यह है कि नॉमिनल वेजेस शायद थोड़ा बढ़ रहे हों पर रियल वेजेस अक्सर इन्फ्लेशन के कारण डिक्लाइन या स्टैग्नेट कर रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर गिर रही है। प्रॉब्लम है ये। एग्जाम्पल, हाँ, इमेजिन आपको 6% नॉमिनल रेज मिला, ठीक लगता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 9% है तो आपका रियल वेज एक्चुअली 3% गिर गया। हाँ। आप पिछले साल से कम खरीद सकते हैं रेज के बावजूद। ये रियल इंपैक्ट है। समझ गए। कंटेंट डिस्कशन इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। नॉमिनल और रियल वेजेस के बीच का फर्क समझना क्रूशियल है, ये देखने के लिए कि वर्कर्स एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। बैकग्राउंड, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेजेस। यहाँ एक पैराडॉक्स है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कई सेक्टर्स में रिपोर्टेडली 15 साल के हाई पर हैं। ये अक्सर कॉस्ट कटिंग से आता है जिसमें एम्प्लॉय एक्सपेंसेस दबाना भी शामिल है। रिजल्ट, वर्कर्स के लिए वेज स्टैग्नेशन, हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद, जिससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। पैराडॉक्स है ये। कोर लॉजिक: लेबर लॉ रिफॉर्म्स। सरकार एफिशिएंसी और जॉब्स बढ़ाने के लिए लेबर लॉ रिफॉर्म्स ला रही है। कॉम्प्लेक्स पुराने लॉज को फोक कोड्स में सिंप्लीफाई कर रही है, जैसे सेफ्टी के लिए OSH कोड। गोल है इजी कंप्लायंस, खासकर MSMEs के लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं। कंप्लायंस के लिए टेक सपोर्ट की कमी, कभी-कभी न्यू कोड्स को इंटरप्रेट करने में माइक्रो मैनेजमेंट। जरूरत है इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स, अवार्ड्स प्लस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की स्मूदर अडॉप्शन के लिए। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, वर्किंग आवर्स एंड फॉर्मलाइजेशन। एक और एरिया है वर्किंग आवर्स रेगुलेशन। इनफ्लेक्सिबल लिमिट्स जैसे स्ट्रिक्ट 48 आवर्स वीक सर्च डिमांड मैनेज करने में रुकावट बन सकती हैं। सिंपलर ओवरटाइम रूल्स की जरूरत है, जैसे यूएस यूके मॉडल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी दें पर फेयर पे एंड वर्कर प्रोटेक्शन इंश्योर करें। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पर सेफ्टी के साथ। पॉजिटिव साइड पर फॉर्मलाइजेशन ट्रेंड्स प्रोग्रेस दिखाते हैं। EPFO सब्सक्रिप्शंस कुछ पीरियड्स में लगभग डबल हुए हैं, जो इंक्रीज्ड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट विद सोशल सिक्योरिटी इंडिकेट करता है। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, हालांकि मेनली लार्ज फैक्ट्रीज में। 7 चैंपियन सेक्टर्स फूड, टेक्सटाइल्स, मेटल्स में पॉजिटिव साइंस हैं। कंक्लूजन: चैलेंज ये है कि ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं जो फ्लेक्सिबल जॉब्स क्रिएट करें लेकिन फेयर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। बहुत ट्रिकी बैलेंस है ये। हाँ, बहुत ट्रिकी। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इतने हाई हैं तो रियल वेजेस सिग्निफिकेंटली क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ ग्रीड है? ग्रीड से ज्यादा स्ट्रक्चरल है ये? अक्सर ये सिर्फ ग्रीड से ज्यादा स्ट्रक्चरल है। इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, शेयर होल्डर्स का शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए प्रेशर और लेबर को एक फ्लेक्सिबल कॉस्ट की तरह देखना जिसे मिनिमाइज करना है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ब्रॉडर ट्रेंड से जुड़ा है जिसमें ग्लोबली लेबर शेयर ऑफ इनकम डिक्लाइन हो रहा है। क्या लार्ज फैक्ट्रीज में जॉब ग्रोथ का मतलब है कि रिफॉर्म्स MSMEs को हेल्प कर रहे हैं जो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर्स हैं? शायद नहीं। डेटा सजेस्ट करता है कि बेनिफिट्स शायद बड़े प्लेयर्स की तरफ स्क्यूड हैं जो कंप्लायंस कॉस्ट बेहतर हैंडल कर सकते हैं। MSMEs को शायद फॉर्मलाइजेशन अभी भी बर्डनसम लगता हो और वो इनफॉर्मल रहना प्रेफर करते हो। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। स्टैग्नेंट रियल वेजेस का ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड पर क्या इंपैक्ट है? इकोनॉमी पर ब्रेक लगता है। ये इकोनॉमी पर एक मेजर ब्रेक का काम करता है। लोअर परचेजिंग पावर हाउस होल्ड कंजम्पशन कम करती है, खासकर नॉन एसेंशियल्स की, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की GDP ग्रोथ का की इंजन है। वेज स्टैग्नेशन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन को स्लो कर देती है। रिजिड वर्क आवर लिमिट्स के रिस्क क्या हैं और सिंपलर OT रूल्स वर्कर्स को भी कैसे बेनिफिट करते हैं? क्लियर रूल्स बेटर हैं। रिजिड लिमिट्स पैराडॉक्सिकली ओवरटाइम को इनफॉर्मल अनसेफ जोन में धकेल सकती हैं। सिंपलर फॉर्मलाइज्ड OT रूल्स ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए लीगली मैंडेटेड प्रीमियम पे गारंटी करते हैं और जो वर्कर्स पीक टाइम्स में ज्यादा कमाना चाहते हैं उन्हें सेफली और फेयरली ऐसा करने देते हैं। एनफोर्समेंट की है। EPFO सब्सक्रिप्शंस का डबल होना फॉर्मलाइजेशन सक्सेस से क्लियरली कैसे लिंक्ड है? अच्छा इंडिकेटर है। विद EPFO मेंबरशिप फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी का कॉर्नरस्टोन है। डबलिंग का मतलब या तो सिग्निफिकेंटली ज्यादा फॉर्मल हायरिंग हो रही है या एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल वर्कर्स बिजनेसेस को फॉर्मल नेट में लाया जा रहा है। दोनों ही तरह से ये फॉर्मलाइजेशन और बेनिफिट्स एक्सेस में प्रोग्रेस का टैंजिबल इंडिकेटर है। Practice Q. Rehearse explaining the critical difference between nominal wages and real wages and the role of inflation. Mini recap. In short, high profits versus stagnant real wages highlight the need for reforms, balancing flexibility with fair pay and social security. ये आउटकम्स को मेजर कैसे करते हैं? जैसे पॉवर्टी, चलो देखते हैं। Poverty measurement and definition. Heading: Social Sector and Growth, Chapter 11, Poverty, Inequality and Inclusive Growth in India. Poverty Measurement and Definition. ओके, अब सोशल सेक्टर की तरफ चलते हैं। हम पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं? ये सिर्फ लो इनकम की बात नहीं है। फंडामेंटली पॉवर्टी वेलबींग की कमी है मल्टीपल डायमेंशंस में। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, मल्टीपल इंडिकेटर्स जरूरी हैं। एग्जाम्पल, हाँ, 2 फैमिली सोचो जिनकी इनकम सेम लो है। फैमिली ए के पास क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पास में स्कूल है, फैमिली बी के पास नहीं। सेम इनकम के बावजूद फैमिली ए कम पुअर है क्योंकि उनके पास एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हाईलाइट करता है। सिर्फ पैसा देखना काफी नहीं। कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन:
पॉवर्टी को एक्यूरेटली मेजर करना इफेक्टिव पॉलिसी के लिए एसेंशियल है। हमें सिर्फ इनकम से आगे जाना होगा। बैकग्राउंड, हम अलग टूल्स यूज करते हैं। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टीपल डेप्रिवेशन ट्रैक करता है। ट्रेडिशनल मनी मेजर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया में प्रेफर्ड, इनकम अक्सर अनरिलायबल इनफॉर्मल सेक्टर के कारण या वेल्थ वॉलेटाइल हो सकता है। इंडिया में कंजम्पशन प्रेफर्ड है। कोर लॉजिक पॉवर्टी लाइन बास्केट PLB। पॉवर्टी लाइन बास्केट PLB का कॉन्सेप्ट जो मिनिमम जरूरी है इवॉल्व हुआ है। शुरू में ये प्योरली कैलोरी बेस्ड फूड था। बाद में तेंदुलकर 2009 और रंगराजन 2012 जैसी कमिटीज ने नॉन फूड एसेंशियल्स ऐड किए, क्लोथिंग, हेल्थ, एड, ट्रांसपोर्ट। तेंदुलकर की मेथोडोलॉजी करंट ऑफिशियल बेसिस है। रंगराजन में नॉर्मेटिव नीड्स के आधार पर थोड़ी हायर लाइन सजेस्ट की। डेटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से आता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वर्ल्ड बैंक लाइंस इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक कंट्री इनकम लेवल्स के बेसिस पर लाइन सेट करता है। इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री LMIC है। LMIC लाइन $3.65 पर डे PPP है। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन $2.15 पर डे PPP है। ये कंजम्पशन बेस्ड है। परचेसिंग पावर पैरिटी PPP में मेजर की जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट करने के लिए। मेन मेट्रिक हेड काउंट रेशियो है, लाइन के नीचे कितने % लोग हैं। कंक्लूजन, नीड टू अपडेट PLB। एक बड़ा इशू ये है कि करंट ऑफिशियल PLB लगभग 2009-11 के डेटा पर बेस्ड है। ये आउटडेटेड है और इसमें इंटरनेट, मोबाइल एक्सेस जैसे नए एसेंशियल्स शामिल नहीं है। इससे मॉडर्न पॉवर्टी को अंडर एस्टिमेट करने का रिस्क है। बास्केट को अपडेट करना अर्जेंट है, सही पिक्चर नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इनकम ट्रैकिंग इंडिया में कंजम्पशन के कंपैरिजन में इतना अनरिलायबल क्यों है? डेटा क्वालिटी इशू है। बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस, इरेगुलर इनकम कम रिपोर्ट करने का इंसेंटिव है टैक्स या वेलफेयर एलिजिबिलिटी के लिए। वेरिफिकेशन मुश्किल है। कंजम्पशन पैटर्न्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और आर्ग्यूएबली डिटेल्ड हाउसहोल्ड सर्विस से वेरीफाई करना आसान होता है। PLB को मॉडर्न नीड्स जैसे इंटरनेट एक्सेस के लिए अपडेट ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं इसके। इससे पॉवर्टी अंडर एस्टिमेशन होती है। लोग टेक्निकली आउटडेटेड लाइन के ऊपर हो सकते हैं, पर फिर भी बेसिक टूल्स इंटरनेट, मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते, जो एजुकेशन, जॉब सर्च या डिजिटल एज में सर्विसेज एक्सेस करने के लिए जरूरी हैं। इससे पॉलिसी कंप्लेसेंसी आ सकती है। तेंदुलकर और रंगराजन कमिटीज में की फिलोसॉफिकल डिफरेंस क्या था? अप्रोच का फर्क था। तेंदुलकर ज्यादा इंपेरिकल थे, कैलोरी लाइन के पास वालों के एक्चुअल स्पेंडिंग पैटर्न्स पर बेस्ड। रंगराजन ज्यादा नॉर्मेटिव थे, इस पर फोकस की एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लोगों को क्या कंज्यूम करना चाहिए, अपडेटेड न्यूट्रिशन नॉर्म्स एटसेट्रा को इनकॉर्पोरेट करते हुए। इसलिए रंगराजन ने हायर पॉवर्टी लाइन सजेस्ट की। PPP क्या है और वर्ल्ड बैंक क्यों यूज करता है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग रिफ्लेक्ट करने के लिए एडजस्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि $3.5 के ऐसा एग्जांपल के लिए इंडिया में लगभग वही बेसिक बास्केट खरीद सके जो US में बेंचमार्क। ये मार्केट एक्सचेंज रेट से ज्यादा फेयर पॉवर्टी कंपैरिजन अलाउ करता है अक्रॉस कंट्रीज। MPI सिर्फ HCR से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? ओवरऑल वेलबींग देखता है, कैप्चर करता है। ये वेलबींग की ज्यादा होलिस्टिक पिक्चर देता है और पॉलिसी फोकस को सिर्फ इनकम सपोर्ट से आगे एसेंशियल सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने की तरफ पुश करता है। Practice Q. Practice describing the evolution of the poverty line basket from calorie based to multi-need. Mini recap. In short, Poverty measurement evolved beyond calories, but needs an urgent update for digital necessities to avoid undercounting the poor. तो रिडक्शन में ट्रेंड्स कैसे रहे हैं? Poverty reduction trends. इंडिया, Heading. poverty reduction trends India, dramatic poverty reduction and remaining vulnerabilities. अब कुछ सचमुच अच्छी खबर। इंडिया ने हिस्टोरिकली बहुत प्रोग्रेस की है, क्रोर्स लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला है, खासकर पिछले दशक में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कूल ना? Exactly. हाँ, बिल्कुल। और ये सक्सेस लेयर्ड स्कीम्स के कंबाइंड इंपैक्ट से ड्रिवन है, जो 7 काम करती हैं। जनधन ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स DBT एनेबल किया सब्सिडीज के लिए। PMA हाउसिंग, MG नरेगा जॉब्स, PDS फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड। एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म की था, ग्राउंड लेवल इंपैक्ट होता है। कंटेंट डिस्कशन, इंडिया की पॉवर्टी रिडक्शन स्टोरी रीसेंट हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट स्केल और सक्सेस की कहानी है। बैकग्राउंड डेटा तो ड्रामेटिक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक्सट्रीम पॉवर्टी $2.15 पर डे लाइन 16.2% 2011-12 से गिरकर सिर्फ 2.3% 2022-23 हो गई, यानी 171 मिलियन लोग बाहर आए। रूरल अर्बन गैप भी कम हुआ। हायर LMIC पॉवर्टी लाइन $3.65 पर डे यूज करें तो पॉवर्टी 61.8% 2011-12 से गिरकर लगभग 28% 2022-23 हुई, यानी 378 मिलियन लोग इस लाइन से ऊपर गए। MPI रिडक्शन भी सिग्निफिकेंट रहा है। मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन लगभग 53.8% से 15.5% हुई है। होलिस्टिक इंप्रूवमेंट है। वाओ, 378 मिलियन, दैट्स ह्यूज। बहुत बड़ा नंबर है। कॉल लॉजिक ड्राइवर्स, की ड्राइवर्स टारगेटेड सरकारी स्कीम्स थी जो वेजेस, MGNREGN, NRLM, फूड सिक्योरिटी, PDS, PM पोषण, मिड डे मील्स के लिए, हाउसिंग, PME ग्रामीण एंड अर्बन, और क्रूशियली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट्स लिंक्ड विद एफिशिएंट DBT पर फोकस थी। DBT एफिशिएंसी लीकेज कम करने में क्रिटिकल थी। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट चैलेंजेस। इस सक्सेस के बावजूद एक बड़ा चैलेंज हाई वल्नरेबिलिटी है। एक अनुमान के मुताबिक 21% पॉपुलेशन $3.65 लाइन के बस थोड़ा ही ऊपर रहती है। उन्हें चर्निंग पॉवर्टी का हाई रिस्क है, छोटे शॉक्स, बीमारी, खराब फसल से लाइन के नीचे वापस गिर जाने का। और ये मेजर्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी ट्रैक करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी नहीं। कंक्लूजन, तो इंडिया ने टारगेटेड स्कीम्स और एफिशिएंट DBT के जरिए हिस्टोरिक एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिडक्शन अचीव की है, लेकिन वल्नरेबिलिटी और इनइक्वालिटी बड़े चैलेंजेस बने हुए हैं। हाँ, ये चैलेंजेस अभी भी हैं। इस रैपिड रिडक्शन को इनेबल करने वाला आर्ग्यूबली सबसे इफेक्टिव पॉलिसी मैकेनिज्म कौन सा था? डिलीवरी इंपॉर्टेंट थी। ये कॉम्बिनेशन था, लेकिन जनधन अकाउंट्स को DBT प्लेटफॉर्म से लिंक करना गेम चेंजर था। इसने बाकी सभी स्कीम्स का इंपैक्ट एम्पलीफाई किया, क्योंकि बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज तक डायरेक्टली पहुंचे। लीकेज और डिलेज सिग्निफिकेंटली कम हुए। उस वल्नरेबल 21% के लिए रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें जो चर्निंग पॉवर्टी फेस कर रहे हैं?
शॉक अब्जॉर्बर्स चाहिए। पॉलिसीज को बेसिक इनकम सपोर्ट से आगे जाना होगा, शॉक अब्जॉर्बर्स बिल्ड करने पर फोकस करना होगा, फॉर्मल इंश्योरेंस का एक्सेस, हेल्थ जैसे आयुष्मान भारत, क्रॉप इंश्योरेंस, एसेट बिल्डिंग प्रमोट करना, सेविंग्स, प्रोडक्टिव यूज के लिए क्रेडिट एक्सेस और उन्हें सस्टेनेबल लाइवलीहुड से लिंक करना, नॉन फार्म जॉब्स के लिए स्किल ट्रेनिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। उज्ज्वला एलपीजी एक्सेस एमपीआई रिडक्शन में सिर्फ फ्यूल कॉस्ट के अलावा कैसे हेल्प करती है? मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये डायरेक्टली एमपीआई इंडिकेटर्स को इंपैक्ट करती है। पोल्यूटिंग फ्यूल्स रिप्लेस करने से इंडोर एयर पोल्यूशन कम होता है, जिससे रेस्पिरेटरी हेल्थ बेटर होती है। हेल्थ डायमेंशन, क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस खुद ही अक्सर एमपीआई फ्रेमवर्क में इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर होता है। अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी अमीर और गरीब के बीच का गैप मेजर करें उसी पीरियड में, तो क्या ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा? इनइक्वालिटी बढ़ रही है। शायद नहीं। रिलेटिव पॉवर्टी शायद स्टैग्नेट हुई या बढ़ी होगी, जबकि फ्लोर उठाए इनकम और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल टॉप पर इस पीरियड में सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, जिससे सबसे अमीर और बाकी सबके बीच का गैप बढ़ा है। क्या रिड्यूस्ड रूरल अर्बन पॉवर्टी गैप सजेस्ट करता है कि एमजीएनआरईजीए जैसी रूरल स्कीम्स इफेक्टिव थी? बैलेंस्ड डेवलपमेंट हुआ? हाँ, ये पॉसिबल है। टारगेटेड रूरल सेफ्टी नेट्स जैसे एमजीएनआरई, साथ में रूरल हाउसिंग, पीएमएजी और पीडीएस की रीच ने ग्रोथ के बेनिफिट्स को पहले से ज्यादा ब्रॉडली स्प्रेड करने में मदद की होगी, जो ज्यादा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। Practice Q. Practice summarizing the scale of absolute poverty reduction using the $2.15 and $3.65 line data. Mini recap. In short, historic absolute poverty reduction via schemes, DBT, but high vulnerability churning and inequality persist. ये हमें inequality को measure करने पर लाता है। Inequality and Gini coefficient. Heading: Inequality and Gini coefficient, measuring disparity. Gini coefficient and the debate over consumption versus wealth. तो उस गैप को, इनइक्वालिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड टूल है जीनी कोएफिशिएंट। ये 0 परफेक्ट इक्वालिटी, सबके पास बराबर, और 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी, एक के पास सब कुछ, के बीच का स्कोर देता है। स्टैंडर्ड टूल है। एग्जाम्पल, हाँ, पिज्जा एनालॉजी फिर से यूज करते हैं। 10 लोग 10 स्लाइस, अगर सबको एक स्लाइस मिले जीनी 0 है, अगर एक को 9 स्लाइस मिले और बाकी एक शेयर करें तो जीनी 1 के करीब है। ये मेजर करता है कि पिज्जा इनकम, कंजम्पशन या वेल्थ कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करता है। कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन: जीनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को क्वांटिफाई करने का गो टू मेजर है एक पॉपुलेशन में। बैकग्राउंड: इंडियाज कंजम्पशन जीनी। यहाँ एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग है। इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, डिक्रीज हुआ है। रीसेंट HCES डेटा सजेस्ट करता है कि ये 28.8 2011-12 से गिरकर 25.5 2023 हो गया है। सिर्फ कंजम्पशन के बेसिस पर इंडिया बहुत से देशों के कंपैरिजन में रिलेटिवली इक्वल लगता है। सरप्राइजिंग है ना? हाँ, काफी सरप्राइजिंग। लेकिन कोर लॉजिक क्रिटिकल एनालिसिस पैराडॉक्स। हाँ, लेकिन इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। वेल्थ या इनकम पर बेस्ड ऑल्टरनेटिव मेजर्स बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाते हैं। स्टडीज जैसे ऑक्सफैम की एस्टिमेट करती हैं कि टॉप 1% के पास लगभग 40% नेशनल वेल्थ है, हाई इनइक्वालिटी। इनकम बेस्ड स्टडीज जैसे पिकेटी की सजेस्ट करती हैं कि टॉप 1% लगभग 22% प्री टैक्स नेशनल इनकम अर्न करते हैं, हाई इनइक्वालिटी। फर्क क्यों? कंजम्पशन इनइक्वालिटी नेचुरली कम होती है, बिलियनर्स की भी पर्सनल स्पेंडिंग लिमिट्स होती हैं, सेफ्टी नेट्स भी बॉटम में कंजम्पशन गैप्स को कंप्रेस करते हैं। वेल्थ हाउएवर बहुत आसानी से कॉन्सेंट्रेट होती है। एलॉन मस्क का एग्जांपल, उनका कंजम्पशन उनकी वेल्थ का छोटा सा हिस्सा है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। ये हाई वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है, अक्यूमुलेटेड कैपिटल, इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर्स और इकोनॉमिक पावर। कंक्लूजन: तो हम एक पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं। कंजम्पशन जीनी इंप्रूवमेंट दिखाता है, सेफ्टी नेट्स की सक्सेस एक बेसिक फ्लोर प्रोवाइड करने में, जबकि वेल्थ इनकम मेजर्स टॉप पर रिसोर्सेज और पावर का एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन रिवील करते हैं। दोनों मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं और शायद सच है, इनइक्वालिटी के अलग फैसेट्स दिखा रहे हैं। पैराडॉक्स याद रखना। बिल्कुल, ये पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर कंजम्पशन जीनी लो है तो हम ऑक्सफैम पिकेटी के हाई फिगर्स पर क्यों विश्वास करें? वेल्थ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में न्यूआंस समझना जरूरी है, क्योंकि वो अलग चीजें मेजर कर रहे हैं। लो कंजम्पशन जीनी सेफ्टी नेट्स की सक्सेस रिफ्लेक्ट करता है एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन रोकने में। हाई वेल्थ इनकम फिगर्स इकोनॉमिक पावर और एसेट्स पर कंट्रोल के स्ट्रक्चरल कॉन्सेंट्रेशन को रिवील करते हैं। दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। एक फ्लो रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा सीलिंग तक के मैसिव गैप को। अगर लो कंजम्पशन जीनी वेलफेयर स्कीम्स के कारण है तो उनके बिना क्या होगा? स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। कंजम्पशन फ्लोर शायद कोलैप्स हो जाएगा और कंजम्पशन इनइक्वालिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी, अंडरलाइंग मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हुए। लो जीनी आर्ग्यूबली सक्सेसफुल स्टेट इंटरवेंशन का मेजर है जो मार्केट आउटकम्स को कुशन कर रहा है। इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है और वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? बेसिक इकोनॉमिक्स है ये। इनकम एक फ्लो है जो आप एक पीरियड में कमाते हैं, वेल्थ एक स्टॉक है जो आप एक पॉइंट इन टाइम पर ओन करते हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वेल्थ कंपाउंड होती है, एसेट्स रिटर्न्स जनरेट करते हैं जो री इन्वेस्ट करके और एसेट्स खरीदे जा सकते हैं। वेल्थ इनहेरिट भी होती है, जनरेशंस तक कॉन्सेंट्रेट होती है, और वेल्थ एक्यूमुलेशन के कुछ फॉर्म्स अक्सर लेबर इनकम के कंपैरिजन में लाइटली टैक्स होते हैं। एक्सट्रीम वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के सोसाइटल रिस्क्स क्या हैं? भले ही बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। रिड्यूस्ड सोशल मोबिलिटी, गरीबों के लिए ऊपर उठना मुश्किल, पॉलिटिकल कैप्चर का रिस्क, वेल्थ का पॉलिसी इलेक्शंस पर इन्फ्लुएंस, सोशल फ्रैगमेंटेशन और रिजेंटमेंट, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अंडरमाइन करने का पोटेंशियल और स्पेशल सेग्रीगेशन। ये सिर्फ पैसे की नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड पावर की बात है। क्या पॉलिसीज इफेक्टिवली एक्सट्रीम वेल्थ को टैक्स कर सकती हैं? डिबेट चलती रहती है इस पे। पॉलिटिकली मुश्किल है, लॉबिंग, कैपिटल फ्लाइट कंसर्न्स, पर पॉसिबल है और ग्लोबली वेरियस फॉर्म्स में किया जाता है। टूल्स में प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्सेस, इनहेरिटेंस एस्टेट टैक्सेस और हायर कैपिटल गेन्स टैक्सेस शामिल हैं। ये डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, पर आर्ग्यूबली डिस्टेबलाइजिंग लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी रोकने के लिए जरूरी है। प्रैक्टिस क्यू, प्रैक्टिस समराइजिंग द को पैराडॉक्स।
India's Gini is relatively good based on consumption, but bad based on wealth income. मिनी रिकैप In short, Gini shows consumption flow success, but wealth income measures reveal extreme power concentration at the top, a major challenge. तो ऐसी ग्रोथ कैसे हो जो पावर्टी और इनइक्वालिटी दोनों को एड्रेस करे? Inclusive growth model. हेडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल, मूविंग बियॉन्ड ट्रिकल डाउन, द भारतीय मॉडल। तो ऐसी ग्रोथ कैसे हो जिसका फायदा सबको मिले? यही आइडिया है इंक्लूसिव ग्रोथ के पीछे। ये सिर्फ जीडीपी नंबर बढ़ने की बात नहीं है, ये ऐसी ग्रोथ के बारे में है जो सभी सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करे और बेनिफिट करे, खासकर पुअर और मार्जिनलाइज्ड को। क्रूशली ये उनकी कैपेबिलिटी एनहांस करने के बारे में है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। बॉटम अप अप्रोच। सिर्फ जीडीपी नंबर काफी नहीं। एग्जाम्पल, हाँ, एक गरीब इलाके में हाईवे बनाने के 2 तरीके कॉन्ट्रास्ट करो। ट्रिकल डाउन। एक बड़ी बाहर की फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिला, शायद कुछ लोकल्स को टेम्पररी लो वेजेस पर हायर किया, उम्मीद है कि बेनिफिट्स इवेंचुअली पहुंचेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, पहले एक्टिवली लोकल्स को ट्रेन करो, कैपेबिलिटी एनहांस करो, इंश्योर करो कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिले, शायद कम्युनिटी को स्टेक पार्टनरशिप भी दो। एक्टिव रोल देना है। कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, इंक्लूसिव ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन एम करता है, इस उम्मीद से आगे कि बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन करेंगे। बैकग्राउंड, कॉन्ट्रास्ट, ट्रिकल डाउन। पुराना ट्रिकल डाउन मॉडल टॉप डाउन था। वो कैपिटल ओनर्स टॉप सेक्टर्स को स्टिमुलेट करने पर फोकस करता था, अज्यूम करता था कि बेनिफिट्स, जॉब्स, टैक्सेस इवेंचुअली नीचे फ्लो करेंगे। ये अजम्पशंस अक्सर फेल हो जाती थीं, लीकेज, होर्डिंग या वीक रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण। Assumptions often fail. Core logic, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, जेन्युइन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कई फीचर्स चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स में, फोकस्ड पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल इंक्लूजन, मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, रीजनल बैलेंस, एरियाज के बीच डिस्पैरिटीज कम करना और क्रूशली गुड गवर्नेंस, एसेंशियल डिलीवरी सिस्टम के तौर पर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, भारतीय मॉडल, नीति आयोग। इंडिया का अप्रोच जिसे नीति आयोग ने आर्टिकुलेट किया है, भारतीय मॉडल कहलाता है। इसके 3 पिलर्स हैं। 1, इंडिक मार्केट इकोनॉमिक्स, एक मिडिल पाथ जहां प्राइवेट सेक्टर इंजन है, गवर्नमेंट एनेबलर, रेगुलेटर है और एनजीओ सप्लीमेंट करते हैं। 2, अंत्योदय एंड एम्पावरमेंट, फोकस लास्ट पर्सन पर। अंत्योदय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में रूटेड, ये बेसिक नीड्स अप्रोच यूज करता है, एसेंशियल्स जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, एनर्जी के लिए गारंटीड बेयर फ्लोर सेट करना और लेयर्ड सैचुरेशन अप्रोच, मल्टीपल स्कीम्स, डीबीटी यूज करके सबको कवर करना। 3, होलिस्टिक अप्रोच, एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैग्मेटिज्म पर जोर देता है, कल्चरल रूट्स रिस्पेक्ट करता है, ग्लोबल आइडियाज के लिए ओपन है पर अल्टीमेटली रियलिटी बेस्ड है। कंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल्स जैसे भारतीय मॉडल, बॉटम अप एम्पावरमेंट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और बेसिक नीड्स अंत्योदय इंश्योर करने को प्रायोरिटाइज करते हैं, फेल्ड ट्रिकल डाउन अजम्पशंस को रिजेक्ट करते हुए। गोल, सस्टेनेबल ग्रोथ जो सोसाइटी को ब्रॉडली बेनिफिट करे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे प्रेडिक्टेबल फेलियर पॉइंट क्या है? पाइप लीक हो जाती है, लीकेज, स्टैग्नेशन एट द टॉप। अगर टॉप से टैक्सेस इफेक्टिवली कलेक्ट नहीं होते, या अगर एक्यूमुलेटेड वेल्थ हॉर्ड की जाती है, विदेश में इन्वेस्ट की जाती है या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाई जाती है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी रिसोर्सेज नीचे आते ही नहीं है। बेसिक नीड्स अप्रोच यूज करके बेयर फ्लोर सेट करना सिर्फ पॉवर्टी हेडकाउंट रिड्यूस करने से स्ट्रेटेजिकली कैसे डिफरेंट है? डिग्निटी फोकस है। हेडकाउंट रिड्यूस करना अक्सर रिएक्टिव क्वांटिटेटिव गोल होता है, इनकम को एक लाइन से ऊपर लाना। बेयर फ्लोर सेट करना प्रोएक्टिव और क्वालिटेटिव है, एक राइट्स बेस्ड कमिटमेंट है। सभी सिटीजन्स के लिए एसेंशियल सर्विसेज, हाउसिंग, वाटर, पावर के एक प्री डिफाइंड सेट तक यूनिवर्सल एक्सेस गारंटी करने का, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निटी और कैपेबिलिटी इंश्योर करना, इनकम लाइन से परे। इंडियन इकोनॉमिक्स पिलर 1 में गवर्नमेंट एनेबलर कैसे बनती है? एग्जांपल, स्मार्ट पॉलिसी है। अच्छा। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। सरकार स्टेट फैक्ट्रीज नहीं खोल रही, बल्कि वो प्रोडक्शन टारगेट से लिंक्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है प्राइवेट कंपनीज को स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज करने हेतु। ये प्राइवेट इंजन को नज और इनेबल कर रही है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही। गुड गवर्नेंस इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इतनी एसेंशियल क्यों है? प्लम्बिंग अहम है। क्योंकि गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम है। आपके पास बेस्ट पॉलिसीज हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें इंप्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस करप्ट, इनएफिशिएंट या बायस्ड हैं, तो बेनिफिट्स इंटेंडेड लोगों तक, खासकर सबसे वल्नरेबल तक, नहीं पहुंचेंगे। गुड गवर्नेंस इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज इफेक्टिवली और इक्विटेबली यूज हों। ये वो प्लम्बिंग है जो बाकी सबको काम कराता है। हेल्थ और स्किल्स में इन्वेस्ट करना इंक्लूजन का अल्टीमेट इंजन क्यों माना जाता है? शायद कैश ट्रांसफर से भी ज्यादा, एम्पावरमेंट की है, क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करता है। ये लोगों को पैसिव रिसिपिएंट से एक्टिव एजेंट्स में ट्रांसफॉर्म करता है, जो बेहतर जॉब्स पा सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं और इकोनॉमी और टैक्स बेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ग्रोथ और एम्पावरमेंट का सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के बजाय। प्रैक्टिस क्यों? रिहर्स कंट्रास्टिंग ट्रिकल डाउन assumptions versus inclusive growth necessities. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ भारतीय मॉडल focuses on bottom-up empowerment, capability, basic needs, and Yodhay, not failed trickle-down hopes. Excellent summary. Outro. वाओ, ये कॉम्प्रिहेंसिव और जरूरी डिटेल डिस्कशन थी इंडिया के सोशल इकोनॉमी के इंजन रूम पर। बहुत कुछ कवर किया। हमने एक्सप्लोर किया ब्रॉड माइक्रो थीम, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल सेक्टर, पॉवर्टी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। बिल्कुल। चलो जल्दी से मैं जर्नी को रिकैप करते हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी देखी। हाँ, विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, पर क्वालिटी और केयर बर्डन इश्यूज हैं। राइट। स्किल्स गैप बहुत बड़ा है, अर्ली वोकेशनलाइजेशन और क्वालिटी इंटर्नशिप्स क्रूशल है। हमने वेज इनइक्वालिटी का पैराडॉक्स एग्जामिन किया, स्टैग्नेंट रियल वेजेस वेल्थ कंसंट्रेशन के बावजूद। वो पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने हिस्टोरिक पॉवर्टी रिडक्शन सक्सेस देखी है, पर वल्नरेबिलिटी, चर्निंग, रिस्क बना हुआ है। हाँ, वो 21% वाला फिगर। फाइनली हमने इंक्लूसिव ग्रोथ, एंटीओदिया बेयर फ्लो की जरूरत समझी, ट्रिकल डाउन के ऑपोजिट। सोचो 0.2 इलास्टिसिटी प्लस 90% सेकेंडरी एजुकेशन बेस। 2
AI policy quick guide. Answer. Visualize the 3 pillars enabling, ensuring, stewarding. 3. FLFPR memorization tweak. Answer. Link the 41% rise primarily to rural self-employment driven, partly by the unpaid care burden. 4. Poverty reduction के स्केल को कैसे याद रखें? आंसर. बड़े नंबर पर फोकस करो. 171 मिलियन एक्सट्रीम $2.5 पॉवर्टी से बाहर आए. 5. जीनी के कोर आइडिया का ट्वीक. आंसर. पैराडॉक्स याद रखो. कंजम्पशन जीनी अच्छा दिखता है. फ्लोर. वेल्थ इनकम जीनी बुरा दिखता है. कॉन्सेंट्रेशन. 6. इंक्लूसिव ग्रोथ क्विक गाइड. आंसर. सोचो भारतीय मॉडल इज इक्वल टू एंटियोदिया फोकस, बॉरे फ्लोर, कैपेबिलिटी बिल्डिंग. ये मटेरियल पावरफुल है. ये इंडिया की प्रोग्रेस और उसके ऑनगोइंग चैलेंजेस की कॉम्प्लेक्स स्टोरी बताता है. तो यहाँ एक फाइनल चैलेंज है सभी सुनने वालों के लिए. एक कॉम्प्लेक्स सेगमेंट चूज करें, जैसे गिनी पैराडॉक्स, एआई इंस्टीट्यूशंस या एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी, और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, शायद किसी दोस्त को या बस खुद को रिकॉर्ड करें. क्लियर आर्टिकुलेशन जरूरी है. ना गो अहेड, ट्राई नरेटिंग दिस इन योर ओन वॉइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में. समझे? जब आप एक कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं तभी आप उसे सचमुच समझते हैं. Until our next deep dive, keep digging into the data and keep questioning the numbers.